Good evening, everyone. Let's continue with the reactions of alcohols and phenols. In yesterday's session, we started with the reactions of alcohol and phenol involving cleavage of oxygen-hydrogen bond. Now tell me, what should be the behavior of alcohol in those reactions? जहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, अल्कोहल का बिहेवियर कैसा होगा? Yes, there the alcohols are behaving like nucleophile. So हम उन reactions को डिस्कस कर रहे थे जिसमें अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. इनफैक्ट हमने स्टार्ट ही किया था जिसमें फर्स्ट रिएक्शन वी डिस्कस्ड वाज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ मेटल्स. Upon reaction of alcohol and phenol with metals, we saw that they have acidic behavior. उनमें कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है. एंड देन वी डिस्कस्ड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स. क्या डिस्कस किया था हमने? व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिडिटी इन अल्कोहल्स? वेरी गुड. हाँ, गुड. हमने ये पढ़ा था that alcohols are acidic because the OH bond in alcohol are polar in nature. फिर हमने कहा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी अल्कोहल उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा. और फिर आर्ग्यू किया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज होगा. इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज होने पे व्हाट विल बी अफेक्टेड? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलैरिटी कम हो जाएगी. और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. ये हमने डिस्कस किया था. इसके बाद हमने अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से भी कंपेयर किया था. फिर अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ हमने फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ से कंपेयर की थी, जिसमें काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया था. बस छोटा सा लास्ट पोर्शन बचा हुआ था 2-3 मिनट का ही और स्टोरेज फुल हो गया था. तो लेट्स डिस्कस दैट अगेन. आप लोगों को तो हल्का बता चुका हूँ. एक ऑनलाइन कवरेज के लिए फिर से वो छोटा सा टॉपिक मैं ले रहा हूँ. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू कंपेयर acidity of alcohol versus phenol. Acidity of alcohol versus phenol, यही टॉपिक था लास्ट हमारा, राइट? और इसमें एक फंडा तो मैंने बता दिया था कि अल्कोहल में यू हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप, जबकि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अराइल ग्रुप होते हैं. ऑक्सीजन रेजोनेंस को कंसिडर करो तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है विच मेक्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड मोर पोलर. ये डिस्कशन हो गया था. हमारा डिस्कशन लास्ट क्या चल रहा था? लास्ट ये चल रहा था दैट इफ वी कंसिडर आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल अपॉन आयोनाइजेशन गिव्स अल्कोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन. और फिनॉल की अगर आयनाइजेशन कंसिडर करें तो फिनॉल ऑन आयनाइजेशन गिव्स फिनॉक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन. याद कीजिए, मैंने अल्कोक्साइड के लिए कहा था कि अल्कोक्साइड आयन जो है ये बहुत साधारण सा आयन है. इसमें देयर इज नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जबकि फेनॉक्साइड आयन जो है, फेनॉक्साइड आयन अंडरगोज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन.
तो एक बार फिर से मैं फेनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। फेनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। यहां पे देखो ऑक्सीजन पे वी हैव नेगेटिव चार्ज, राइट, फेनॉक्साइड आयन में। तो हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग विद द रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, तो नेगेटिव चार्ज वहां से हट गया, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स ऑन दिस कार्बन एटम विल मेक कार्बन एटम नेगेटिव चार्ज। तो बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन अ डबल बॉन्ड, इसके पास 3 लोन पेयर था, अब 2 ही लोन पेयर बचा। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और बाकी का बॉन्ड एज इट इज। फिर क्या होगा? नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे पहले से नेगेटिव चार्ज था। वो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आया तो अब नलीफाई हो गया, देयर इज नो चार्ज ओवर इट, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। वो नेगेटिव चार्ज यहां कार्बन पे आ गया। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स बिटवीन 2 कार्बन एटम फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन एटम पे, राइट। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा हर्षित। दिस विल बी यहां और यहां पे इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज, राइट। और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके लिए मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां दिखा रहा हूं बिटवीन कार्बन एटम फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन comes here on carbon atom forming a negative charge, right? So चलिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर है? अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए मैंने कल आपसे कहा था कि फेनॉक्साइड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट स्टेबलाइजेस फेनॉक्साइड इवन मच बेटर देन फेनॉल। हमने फेनॉल का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा, हम फेनॉक्साइड की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लेकिन फेनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखो देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेट नहीं हुए, सिर्फ नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, जबकि फिनॉल में चार्ज का सेपरेशन था। यहां ओनली द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, दैट इज व्हाई दिस इज मोर स्टेबलाइजिंग। क्या याद रखना होगा यहां पे? फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन phenol as its resonance involves delocalization of negative charge only. Phenoxide ion is more stable than phenol as its resonance involved delocalization of negative charge only. Whereas in phenol, resonating structures have चार्ज सेपरेशन। फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देयर इज चार्ज सेपरेशन। तो इससे पता चलता है कि फेनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा स्टेबल है उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा ना,
तो ये क्या कहेगा, फिनॉक्साइड फिनॉल से कहेगा कि भाई मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो मुझे एग्जिस्ट होने देना। इसके लिए क्या करना होगा, फिनॉल को ज्यादा से ज्यादा आयोनाइज होना पड़ेगा, और फिनॉल जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उतना ही H प्लस यहाँ पे बढ़ता जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल, हायर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। H प्लस का कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। तो क्या मैं इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकता हूं, दिस ट्रिगर्स ionization of phenol forming more and more H plus ion in the solution, right? So its acidic strength is greater than that of alcohols. Easy? ये चीज आपको मैंने कल कंक्लूड कर दिया था, आज आपका ये रिवीजन भी हो गया और लेक्चर वीडियो लेक्चर में भी ये कवर हो जाएगा, राइट। चलिए, इसके बाद मैंने एक और पार्ट डिस्कस किया था जो कल आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में बस डिस्कस करके छोड़ दिया था मैंने, उस पर किसी भी तरह का एग्जाम्पल नहीं दिया था। आज उसका एग्जाम्पल भी कंसिडर कर लेते हैं। आप यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कीजिए। एक कंसिडर करते हैं फिनॉल, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। फिनॉल के बाद वी आर कंसिडरिंग पारानाइट्रोफिनॉल। पारानाइट्रोफिनॉल को मैं नंबर 2 दे दे रहा हूं, और this one is paramethoxyphenol. This is number 3. हम क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। प्लीज अभी रुक जाओ, मैं दूंगा टाइम लिखने को। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड that what will be the effect of presence of electron withdrawing and electron releasing group over acidic strength of phenol. Substituted phenol अगर हो, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एरोमेटिक रिंग्स में कहीं बॉन्डेड हैं, तो उससे उसके करस्पॉन्डिंग फिनॉल पे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर होगा, राइट। चलिए, तो ये वाला केस आप देखिए, ये वाले केस में अगर इसका मैं करस्पॉन्डिंग फेनॉक्साइड आयन अगर बताऊं, तो इसका फेनॉक्साइड आयन प्रथम कुछ ऐसा होगा। The phenoxide ion will be like this, negative charge on oxygen atom and here nitro group, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और आपको यह भी पता है कि जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कंसिडर करेंगे, तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में द इलेक्ट्रॉन पेयर इज गोइंग एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस, है ना। और पारा पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आने को होगा, ये इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन को जितनी ज्यादा वो अपनी तरफ पुल करेगा, उतना ही फेनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब उस नॉर्मल फेनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में ये वाली फेनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है। Compared to that phenoxide ion, this paranitrophenolxide ion is more stable. क्यों हर्षित ज्यादा स्टेबल क्यों है? Because electron pair is being pulled by electron withdrawing nitro group, right? इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये फिनॉल कैसा होगा,
मोर एसिडिक देन फिनॉल, फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होगा। जबकि इसकी फिनॉक्साइड आयन कैसी होगी, इसकी फिनॉक्साइड आयन ऐसी होगी, दिस इज द करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन ऑफ पैरामिथॉक्सीफिनॉल। आपको पता है कि मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, नहीं? तो एक तरफ देखो, एक तरफ ये बेचारा इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर रहा है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन पर रिंग में आ रहा है, क्लैशेस, इसको कहते हैं, दिस डिस्टेबलाइजेस दिस फिनॉक्साइड आयन। इसके प्रेजेंस की वजह से या इसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बिहेवियर की वजह से ये फिनॉक्साइड डिस्टेबलाइज होता है। किसके कंपैरिजन में डिस्टेबलाइज होता है, इसके कंपैरिजन में। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी, और स्टेबिलिटी कम हुई इसका मतलब कि ये फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ इस वाले से कम होगा। तो अगर मान लो इसको अरेंज करना हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कैसे करेंगे, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, थर्ड का, उससे ज्यादा किसका है, 1 का, सबसे ज्यादा किसका है, इजी, गॉट इट। चलिए, नाउ दिस इज कंप्लीटेड, अब ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। Okay, now the next reaction under this category, reaction involving cleavage of oxygen hydrogen bond, that we are taking is esterification reaction. So let's discuss esterification reaction. हर्षित, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के एंड में मैं आप लोगों को, ओके, सो वी आर कंसिडरिंग जनरल रिएक्शन ओनली। सनी, इसका क्या मतलब है, फिनॉल और अल्कोहल रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और मैं आपसे ये कह रहा था इसमें कि ये रिएक्शन आप लाइव ऑब्जर्व कर पाओगे, और अगर आपने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया तो आपको ये रिएक्शन परफॉर्म करने भी दूंगा मैं, यू विल बी एबल टू परफॉर्म द रिएक्शन एज वेल। तो इस रिएक्शन में यू विल सी दैट अ फ्रूटी स्मेल, बहुत ही प्लीजेंट फ्रूटी ऑर्डर वाला एक कंपाउंड फॉर्म होता है, एंड दैट कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज एस्टर, है ना। तो द जनरल फॉर्मूला ऑफ दैट एस्टर इज, देखो बहुत सिंपल है लिखना, मैंने यहां से H2O मॉलिक्यूल ऐसे रिमूव किया है, ये साफ आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, और यहाँ पे कार्बन OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, और ये बना एस्टर और H2O, ठीक है। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो राइट इट एज R dash C डबल बॉन्ड O R और AR, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फाइन, श्योर, एवरीथिंग इज फाइन हियर, फाइन। नेक्स्ट, अगेन अनदर जनरल इक्वेशन। देखिए ये मैंने ना एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई है, I have shown this as one possibility which you can choose for esterification with alcohol or phenol. अब दूसरा देखते हैं और क्या ले सकते हैं। तो here you can also take एनहाइड्राइड, और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो मैं एक एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्राइड, एंड ये एनहाइड्राइड वाला रिएक्शन जो है ना, दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। यहां पे क्या होगा, यहां पे भी वैसा ही क्लीवेज होगा,
यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज और यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। अब देखो ये क्या बन रहा है, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये आपका बाई प्रोडक्ट हो गया। और ये कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कार्बन किससे ज्वाइन होगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से, और क्या बनाएगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर के मीन्स एस्टर। तो आई एम राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर हियर डायरेक्टली, और इसी फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर ए आर, और इसके साथ क्या मिल रहा है, इसके साथ मिल रहा है आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच। हर्षित समझ पा रहे हो ना, यहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हुआ, H प्लस निकला, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हुआ, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज कैसे हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया है ऑक्सीजन एटम को, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। जो H प्लस निकला वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, तो ये बाई प्रोडक्ट बना, और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन साथ में बॉन्ड होके क्या मिला, एस्टर। ठीक है, चलिए अब इस एस्टर में एक और पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, फिनॉल और अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। अब ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूं, एसिड क्लोराइड, एंड दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक बेस pyridine। रिएक्शन किसका हो रहा है, अल्कोहल और फिनॉल का, किसके साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है ये रिएक्शन, एसिड क्लोराइड के साथ, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, pyridine के प्रेजेंस में। एवरीथिंग इज फाइन देयर, सो नाउ द क्लीवेज विल टेक प्लेस। राइट, क्या बना, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर ए आर। राइट, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे रिएक्शन को लिखने की, और जितनी बार लिखोगे उतनी बार ये मेंटल एक्सरसाइज होना चाहिए कि ये एस्टर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर। ये एस्टर बना, और एस्टर के साथ बन रहा है HCl। ठीक है, पता है सनी क्या सोच रहा है, सनी सोच रहा है कि सर ये तीनों में है तो एस्टरिफिकेशन ही, ऊपर वाले दो रिएक्शन में आपने रिवर्सिबल साइन यूज किए, यहां आपने रिवर्सिबल साइन यूज नहीं किया। ऊपर वाले दोनों रिएक्शन में आपने H प्लस आयन शो किया, यहां H प्लस नहीं यूज किया है। इसका रीजन देखते हैं। यहां पे pyridine क्या है, pyridine इज एन ऑर्गेनिक बेस, pyridine इज एन ऑर्गेनिक बेस। ये जो हमारा बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये बाई प्रोडक्ट क्या है, एसिड। तो pyridine क्या करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड को कंज्यूम करते जा रहा है। अब एसिड यहां से जब कंज्यूम होता जाएगा, मतलब ये एसिड यहां से रिमूव होता जा रहा है बिकॉज ऑफ pyridine, तो रिएक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड। कौन सा प्रिंसिपल, ली चटेलियर नहीं, ले चटेलियर, इट इज ले चटेलियर्स प्रिंसिपल, फ्रेंच नेम है ले चटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, थोड़ी टंग ट्विस्ट करके टेरी करके बोलनी है, ले चटेलियर्स। ठीक है, सो ले चटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द रिएक्शन शिफ्ट्स टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एस्टरिफिकेशन समझ में आ गया, घबराना मत, अगले चैप्टर में एस्टरिफिकेशन का कंप्लीट मैकेनिज्म भी पढ़ने को आएगा। अभी भी बता सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल इस चैप्टर में रिक्वायर्ड नहीं है, आगे पढ़ना ही है, तो लेट अस मूव। अभी मैं आपको एक एस्टरिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने कहा था ना कि पेन किलर बनाएंगे, तो वही पेन किलर वाला एग्जांपल आपको बता रहा हूं। देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड मैं यहां ले रहा हूं, या ऐसा कहो कि जो फिनॉल ले रहा हूं,
दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। कॉमन नेम इज सैलिसिलिक एसिड, आईयूपीएसी नेम इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और यहां इसके साथ मैं एस्टरिफिकेशन के लिए ले रहा हूं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ क्या ले रहा हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड। आई होप आप इस एसिटिक एनहाइड्राइड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। रिवर्सिबल साइन ना भी शो करो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज होना चाहिए आपको कि रिएक्शन इज रिवर्सिबल। चलिए, अब जैसे हमने ऊपर देखा सेम वैसा ही रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, और इसके साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज के साथ यहां पे क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। यहां पे कैसा क्लीवेज हुआ है, हेट्रोलिटिक फिशन। यहां पे H+ रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ है उसमें ऑक्सीजन हैज एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज। तो ये O- के साथ H+ जुड़ जाएगा, बाई प्रोडक्ट क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है COCH3, ये इस ऑक्सीजन एटम के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये O C डबल बॉन्ड O CH3, और इसके साथ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसको कहेंगे 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। नाम लिख लेना, ये कहीं एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है। दिस इज एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज आईयूपीएसी नेम। नहीं, इथॉक्सी नहीं, OC2H5 होता तो इथॉक्सी होता। अगर OC2H5 होता तो इथॉक्सी होता। आप जो बोल रहे हो ना 2 इथॉक्सी बेंजोइक एसिड, वो ऐसा होता। दिस इज 2 इथॉक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज डिफरेंट। इसका आईयूपीएसी नेम 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड ही होगा, और कॉमन नेम इसका होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कॉमन नेम इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसका कमर्शियल नेम है एस्पिरिन। एस्पिरिन इज एन एनाल्जेसिक ड्रग। ये क्या है, एनाल्जेसिक ड्रग, मेडिसिन। इट इज एनाल्जेसिक मेडिसिन, एनाल्जेसिक ड्रग। पेन रिलीवर के केस में दिया जाता है, पेन से रिलीव करता है, और इसका मेन जो काम है ना, ये एक्चुअली आपके ब्लड को डाइल्यूट करता है। तो हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक के केसेस में भी जहां पे ब्लड बहुत थिक हो जा रहा हो, वहां एस्पिरिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे ब्लड डाइल्यूट हो जाता है एंड पर्सन कैन बी सेव्ड। ठीक है, तो ये आपका बन गया पेन किलर, राइट। देखा यूजफुलनेस ऑफ एस्टरिफिकेशन। दोबारा नहीं बोलोगे ना कि सर केमिस्ट्री में ये पढ़ के क्या फायदा, ये फायदा है। अगली बार कोई भी पेन किलर लो तो उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर पढ़ना, और अगर एस्पिरिन दिखता है तो घर पे प्लीज शेयर इट विथ योर मॉम एंड डैड कि वो एस्पिरिन क्या है और ये कैसे बनता है। ओके
फाइन. नाउ सी, एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. That means we have seen the reaction where alcohol behave as nucleophile. और अब हम देखने जा रहे हैं reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. Reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. Reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. इसमें सबसे पहले जो हम reactions discuss करने वाले हैं, we are going to talk about those reactions only verbally, because we have read those reactions in haloalkanes and haloarine in much details. इसलिए उन reactions को फिर से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. एक बार जस्ट आपको याद दिला देता हूँ. याद क्या करना है? याद करना है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल. प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट. याद आया? ग्रुप्स प्रोसेस कहा था हमने. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फॉस्फोरस ट्राइहलाइड एंड पेंटाहलाइड्स. Reactions of alcohol with phosphorus trihalide, phosphorus pentachloride. Reaction of alcohols with red phosphorus and halogen. ये जितने भी reactions हमने discuss किए थे, ये सारे के सारे reaction जो हैं that can come under this category, reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. लेकिन जाहिर सी बात है, पढ़ा हुआ reaction है, फिर से क्यों लेना, फिर से क्यों discuss करना, right? तो आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे, मतलब इसी में उन रिएक्शंस को छोड़ के अगली रिएक्शन पे चले. नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं यहां कंसिडर करने जा रहा हूं, अदर देन दोज विच वी हैव कवर्ड इन हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, वो है डिहाइड्रेशन. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिहाइड्रेशन रिएक्शन. ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है. डिहाइड्रेशन क्या है मालूम है? अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन डिस्कस किया था. क्या मेथड था वो? एसिडिक हाइड्रेशन. एसिड के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन. अब इसका हम जस्ट उल्टा रिएक्शन देखने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जस्ट द अपोजिट रिएक्शन ऑफ इट, and that is removal of water upon reaction with acid, जिसको हम कहते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन. तो पहले मैं आपको इसका जनरल रिएक्शन दिखा रहा हूं, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे. जनरल रिएक्शन में आई एम शोइंग दिस एज, ये हो गया एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, राइट, एंड अल्कोहल का रिएक्शन हम कर रहे हैं with concentrated sulfuric acid. इसको जरा मैं रिवर्सिबल साइन शो कर दूं. एंड इट इज बीइंग हीटेड. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ एसिड के साथ इसे हीट किया जा रहा है. तो इस रिएक्शन में हर्षित क्या होता है? इस रिएक्शन में OH माइनस का रिमूवल यहां से, और इसके बाजू वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा as H plus. So from here H plus is getting removed. H plus और OH minus मिलके क्या बना? H2O. और कार्बन कार्बन के बीच में क्या फॉर्म हुआ? डबल बॉन्ड. So double bond is formed between the two carbon atoms, और इसके साथ मिला वाटर. हुआ ना डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन हुआ ना? चलिए, अब इसमें एक एक करके जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के एग्जांपल ले लेते हैं, और उस एग्जांपल के बाद एक मैकेनिज्म भी इसका डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं,
प्राइमरी अल्कोहल में कैन आई टेक दिस सिंपलेस्ट प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल ले लूं, चलेगा? चलेगा ना? इथेनॉल लूं, चलेगा? सो इथेनॉल अपॉन रिएक्शन विथ concentrated sulfuric acid at 443 केल्विन, ऐसा करता हूं, ये रिवर्सिबल साइन हटा दे रहा हूं मैं, at 443 केल्विन क्या बनेगा? इथीन इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बना? इथीन, और उसके साथ बाई प्रोडक्ट क्या बना? वाटर। लेकिन अगर ये प्राइमरी अल्कोहल की जगह सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हुए तो उनकी डिहाइड्रेशन वीक एसिड्स के साथ भी हो सकती है। यहां पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया है। डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स कैन टेक प्लेस इवन विथ वीक एसिड। शौर्य पहले समझ लो, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन वीक एसिड्स के साथ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो चलिए पहले एक सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में कैन आई टेक दिस अल्कोहल, नाम क्या है इसका? प्रोपेंटुअल, और इसमें मैं ले रहा हूं 80 to 85% फॉस्फोरिक एसिड, और इसके साथ टेम्परेचर में ले रहा हूं 440 केल्विन। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा? मैकेनिज्म वैसा ही होगा। मैकेनिज्म में OH माइनस इज रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन एटम, और यहां पे ऐसा करो कि एक हाइड्रोजन यहां ऐसे दिखा दो और इसको CH2 शो करो, जस्ट फॉर शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये H प्लस यहां से रिमूव होगा, क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, और प्रोपीन के साथ क्या फॉर्म हुआ? H2, है ना? इजी। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है हर्षित कि सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन का रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा है, कम नहीं, ज्यादा है ना, तभी तो वीक एसिड के साथ भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। रिएक्शन टेम्परेचर भी देखो कम है, नहीं? अब देखते हैं टर्शरी अल्कोहल। हर्षित क्लियर हुआ ये क्यों रिएक्टिविटी ज्यादा है? टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज लेस एंड टेक्स प्लेस इवन विथ वीक एसिड। चलिए यहां पे you require only 15 to 20% phosphoric acid and temperature required is 358 Kelvin। तो कैसे होगा रिएक्शन? बहुत सिंपल वे में, OH माइनस यहां से रिमूव, और यहां ऐसा लिख सकता हूं, ये CH3 को यहां पे CH2 लिखता हूं और इसके साथ एक हाइड्रोजन और यहां पे दिखा देता हूं, है तो CH3। ऐसा इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम हियर फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ H2। इजी। तो सपोज अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए या किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, अरेंज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन में अरेंज करना है। कैसे करोगे? सबसे लेस रिएक्टिव प्राइमरी, उससे ज्यादा रिएक्टिव सेकेंडरी और सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी। ओके,
चलिए मैकेनिज्म भी लगे हाथ समझ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन में फिर से आप देख रहे हो कि ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एसिड के साथ हो रही है। पहला स्टेप प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। आफ्टर प्रोटोनेशन देयर विल बी डायरेक्ट लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाँ, और तीसरा स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा लेकिन न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा। चलिए देखते हैं। प्रोटोनेशन आप दो तरीके से दिखा सकते हो। एक तरीका होता है जिसमें वाटर को प्रोटोनेट कीजिए और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू प्रोटोनेशन दिखाइए। दूसरा तरीका है डायरेक्ट प्रोटोनेशन दिखाने का। तो मैं जो तरीका यूज कर रहा हूं वो दूसरा डायरेक्ट प्रोटोनेशन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से इथेनॉल ही ले रहा हूं, चलेगा ना? हर्षित, योर फेवरेट। इथेनॉल। और पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 में लिख रहा हूं, स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन। क्या है पहला स्टेप? प्रोटोनेशन। अभी यहां पे ना आपको पूरे स्टेप का एक्सप्लेनेशन लंबा लंबा नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टेप 1। आपको समझ जाना है कि ये सब प्रोटोनेशन बता रहे हैं। कैसे होगा प्रोटोनेशन? कंफ्यूज नहीं होना है, बुक में थोड़ा सा अलग दिया होगा। पहले वाटर का प्रोटोनेशन और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन यूज किया होगा। मैं आपको डायरेक्ट प्रोटोनेशन दिखा रहा हूं। तो यहां बनेगा HCH, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा। यहां पे नाउ इट हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड, देयर इज ओनली 1 लोन पेयर लेफ्ट ऑन ऑक्सीजन एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। अगर ये अल्कोहल है तो इसको क्या कहेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या कहा जाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में अब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के साथ कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा। सनी समझ रहे हो? कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगी यहां पे। तो सेकंड स्टेप में मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल में क्या दिखा रहा हूं मैं? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीवेज होना है, लो कर दिया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। हैप्पी? लेकिन कार्बन एटम इज नॉट सो हैप्पी। कार्बन एटम इज नॉट सो हैप्पी। इस पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और साथ में मिला वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में आप देखो ऑक्सीजन पे अब दोनों के दोनों लोन पेयर विराजमान हैं। एक तो था ही, दूसरा वापस आ गया, राइट? अब तीसरा स्टेप क्या होगा? अच्छी बात यह है कि इन मैकेनिज्म में 3 ही स्टेप है। पहला प्रोटोनेशन था, आखिरी क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। यहां पॉजिटिव चार्ज है। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा? इसके बाजू वाला कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन है उससे देखा नहीं जा रहा इसका दुख कि हाय रे कार्बन तू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेरे रहते हुए, ले ले मेरा इलेक्ट्रॉन, जा जी ले जिंदगी, है ना?
तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इट इज गेटिंग रिमूव्ड एज H+, और दोनों कार्बन एटम के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? डबल बॉन्ड. सो डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम्स और यहां बना H+. इजी, सिंपल. अब देखो एक मैजिक दिखाता हूं. ये जो मैकेनिज्म है ना, ये 2-in-1 मैकेनिज्म है, और ये दोनों मैकेनिज्म बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है. ध्यान से मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान देना. क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द मैकेनिज्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन. एक क्वेश्चन. दूसरा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. दो अलग अलग क्वेश्चन है. एक में आपको अल्कीन से अल्कोहल बनाना है और दूसरे वाले में अल्कोहल से अल्कीन बनाना है, लेकिन ये एक दोनों के रिवर्स है. और 2-in-1 ये मैकेनिज्म, मतलब एक को प्रैक्टिस करोगे दूसरा खुद प्रैक्टिस हो जाएगा. कैसे? ये मैकेनिज्म किसका है? डिहाइड्रेशन का. यहां से शुरू कीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं. अल्कीन के हाइड्रेशन में पहला स्टेप क्या होगा? प्रोटोनेशन. ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किसको मिला? H+ को. क्या बन गया? कार्बोकैटायन. इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया. न्यूक्लियोफिलिक अटैक से क्या मिला? प्रोटोनेटेड अल्कोहल. और प्रोटोनेटेड अल्कोहल ने प्रोटॉन लूज किया तो क्या मिल गया? अल्कोहल. यहां पे क्या होगा? प्रोटोनेशन, तो ये मिला. यहां पे क्या होगा? फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये मिलेगा. और लास्ट स्टेप फिर डीप्रोटोनेशन. तो आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये डिहाइड्रेशन. इसका उल्टा प्रैक्टिस करोगे तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. है ना 2-in-1 मैकेनिज्म, और इंपॉर्टेंट है काफी. क्या ऑन किया आपने? आफ्टर द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम डिहाइड्रोजिनेशन भी कहेंगे. यहां पे क्यों डिहाइड्रोजिनेशन कहेंगे उस चीज को समझ लेते हैं. सपोज ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, यहां कुछ भी हो सकता है, इसकी परवाह नहीं है हमें. मैं अभी सिर्फ ये पार्ट दिखा रहा हूं. अब ऑक्सीडेशन में यहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम जितना भी डिस्कस करेंगे ना, वहां पे दो चीजें एक साथ होगी. क्या होगा? उसमें एक तरफ ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा और दूसरी तरफ ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा. मतलब ये और ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा? डबल बॉन्ड. दिस विल कॉज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो हो क्या रहा है यहां पे? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन. और हाइड्रोजन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं. तो ऑक्सीडेशन. अब कितना सिंपल है ये. आपको प्रिपरेशन के वक्त, अल्कोहल के प्रिपरेशन के वक्त भी मैंने कहा था, याद कीजिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. क्या कहा था? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, है ना. रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल. तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देना चाहिए? अगर एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड. अगर कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? कीटोन. इजी. बस यही रिएक्शन में कंप्लीट हो गया. देखिए एग्जांपल्स देख लीजिए. सो आपको इसमें सबसे पहले ये याद रखना है दैट प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से किया, अगर हम यहां पे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर
एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हैं, तो दिस विल कॉज दिस first to get oxidized into an aldehyde and then to get oxidized by it further as carboxylic acid. मतलब ये आइसोलेबल नहीं होगा, अल्डिहाइड यहाँ पे आइसोलेबल नहीं होगा, अलग नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो याद क्या रखना है, इफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is used, हर्षित इस पे नजर रखिएगा, if strong oxidizing agent is used, aldehydes are oxidized or oxidized to कार्बोक्सिलिक एसिड। किसमें कन्वर्जन होगा उनका, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, बाय यूज ऑफ माइल्ड का मतलब क्या हुआ, वीक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज क्रोमिक ऑक्साइड, या इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, primary alcohol gets oxidized to aldehyde। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म करेगा, अल्डिहाइड। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार, बेस्ट रिएजेंट टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इज, या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड इज, क्या होगा बोलो, क्रोमिक एनहाइड्राइड। दूसरा एक रिएजेंट है यहाँ पे पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यूज ऑफ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे पीसीसी, ensure oxidation of alcoholic group only without disturbing side chain unsaturation। साइड चेन और मेन चेन अनसैचुरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्टली वो अल्डिहाइड ग्रुप, अल्कोहल को अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ऑक्सीडेशन विद पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब यहां पे अगर हमने ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया ना, तो ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर पार्ट पे भी ऑक्सीडेशन करेगा, यहां भी रिएक्शन होगा। लेकिन पीसीसी का एडवांटेज क्या है, पीसीसी इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, पीसीसी क्या करेगा, सिर्फ इस पार्ट को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। सो दैट विल गिव यू CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। आ रहा है समझ में? इसका स्पेसिफिक याद रखिएगा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज अ वेरी गुड रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड इफ साइड चेन हैज टू बी केप्ट इंटैक्ट। अगर साइड चेन में अनसेचुरेशन है और अनसेचुरेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है तो फिर पीसीसी आपका बेस्ट रिएजेंट है।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये मैं ड्रॉ कर देता हूं LOC, सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम क्रोमिक एनहाइड्राइड से करें, या अगर यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करें, खास बात यह है कि सेकेंडरी अल्कोहल के केस में इवन इफ यू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द प्रोडक्ट गोइंग टू बी फॉर्म्ड इज कीटोन ओनली। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन, राइट। तो सिंपल है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। प्रिपरेशन याद करो, एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या मिला था? प्राइमरी अल्कोहल। यहां प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या दे रहा है? एल्डिहाइड। याद कीजिए, कीटोन का रिडक्शन क्या मिला था? सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या दे रहा है? कीटोन, है ना, एक दूसरे से अपोजिट। चलिए, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत विगरस कंडीशन चाहिए। उसके लिए यू रिक्वायर विगरस कंडीशन, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, जिसमें इट विल कॉज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्टीमेटली आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। तो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। हाँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। चलिए, अब मैं इसी में आपको बता रहा हूं वेपर्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल when passed over heated heavy metal, such as copper। इस केस में भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा। ये वाले केस में भी क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन। उसका एग्जांपल देखिए, वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल when passed over heated copper metal at 573 Kelvin will give you aldehyde। वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल पास्ड ओवर हीटेड कॉपर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 300 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 573 केल्विन। क्या फॉर्म करेगा? एल्डिहाइड। अगर यहां पे हर्षित सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल पास्ड ओवर heated copper metal at 573 Kelvin, that will be forming, क्या फॉर्म करेगा? कीटोन। लेकिन टर्शरी अल्कोहल के केस में देखिए क्या होगा। टर्शरी अल्कोहल के केस में हाइड्रोजिनेशन नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। In case of tertiary alcohol, when vapor of tertiary alcohol is passed over heated copper at 573 Kelvin, it will do not cause dehydrogenation, it will give you dehydration। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। तो ये ऑक्सीडेशन के साथ ही बताया, क्योंकि ऑक्सीडेशन में पहले ही पॉइंट पे मैंने जस्टिफाई कर दिया था कि इसको आप डिहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हो, और ये भी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस ही हैं। ठीक है, वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल पास्ड ऑन हीटेड कॉपर गिव्स एल्डिहाइड, वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल पास्ड ओवर हीटेड कॉपर गिव्स कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। When vapor of tertiary alcohol passed on heated copper undergoes dehydration,
और अल्कीन और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, चलिए, सो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल गेट्स कंप्लीटेड हियर। अल्कोहल का रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है फिनॉल का रिएक्शन, और फिनॉल में भी स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टेक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड सम नेम्ड रिएक्शंस। So reactions of phenol we will start tomorrow, but after watching this video you are supposed to solve in text question of this chapter 11.1 to 11.7। NCERT में 11.1 से 11.7 तक हो जाएगा, 8 नहीं करना, 11.9 से 11.12 तक हो जाएगा, और उसके बाद 11.20 भी हो जाएगा। और जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो 11.1 से लेकर 11.5 तक। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसा लगेगा सब समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आएगी। दैट्स व्हाई क्वेश्चन सॉल्विंग इज मस्ट। ओके।